आज हमारा डिस्कशन जो है वो एक मेजर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कॉन्सेप्ट की तरफ है, जो है इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक के अंदर हम एसी के अंदर कंजम्पशंस बहुत करते हैं। इस वजह से आज हमने अपना डिस्कशन रखा है एक फ़ॉरेन क्वालिफाइड एचवीएसी इंजीनियर। और ये एचवीएसी इंजीनियर जो हैं वो हमसे आइडिया शेयर करेंगे कि किस तरह से हम अपनी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन को कम करके सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं और अपने प्रोडक्शन पैटर्न्स और अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली ये डिस्कशन एक शॉर्ट प्रीव्यू है, शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग है कि एक्चुअली हम अपनी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन और एसी कंजम्पशन उसके अंदर जो है उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो लेट्स गो टूवर्ड्स द डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद आलम सिद्दीकी साहब। खुर्शीद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खुर्शीद साहब एक क्वालिफाइड एचवीएसी इंजीनियर हैं और इन्होंने बहुत अरसा सऊदी अरब में इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। और आज हमारा फोकस इनके साथ डिस्कशन का यही है कि किस तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और एचवीएसी के एस्पेक्ट्स के अंदर सस्टेनेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। He has got a lot of information about the HVAC industry, as well as he's giving more ideas about different aspects which can be incorporated in the building design and HVAC structure. So moving over to Mr. खुर्शीद। खुर्शीद साहब, आप बताएं पाकिस्तान में बिल्डिंग के क्या ट्रेंड्स हैं और किस तरह से हम उसमें सस्टेनेबिलिटी को शामिल कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन इंजीनियर ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि एक अच्छा सस्टेनेबल सिस्टम क्लाइंट को दें और बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट बना के दें। और इसके साथ-साथ हम अपनी आगे आने वाली नस्लों को हम क्या दे के जा रहे हैं। ये उनको उनके लिए उनके हिस्से की हम एनर्जी तो नहीं हम कंज़्यूम करते जा रहे, या हम ऐसे इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जिससे ऐसी गैसेज़ एमिट हो रही हैं जो कि ओज़ोन की लेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हम मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। हम देख रहे हैं इस वक्त कि ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो हमारे रीजन का वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस हवाले से हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में सोचना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो जब आप एज अ कंसल्टेंट बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे होते हैं और एचवीएसी प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो आपके ज़हन में क्या-क्या आइडियाज़ हैं, क्या कन्वेंशनल आइडियाज़ हैं और क्या कंटेम्परेरी आइडियाज़ हैं जिनको आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखना होता है राइट। कि क्लाइंट हमसे क्या चाह रहा है। बिल्कुल। यानी सिर्फ एयर कंडीशनिंग कर देना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि एयर को ठंडा करना, क्लीन करना, कितनी मकदार में एयर कहाँ पहुँचाना है, कितना प्रेशर मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी होती हैं। उसके अलावा बाज़ औक़ात मॉइस्चर को कंट्रोल करना होता है, बाज़ औक़ात स्मेल को बिल्डिंग के अंदर से निकालना होता है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिल्डिंग के अंदर ऐसे रिएक्शन हो रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि वो एयर एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होता। तो उसको एज़ पर एनवायरनमेंट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से हमें इतनी ऊपर जाके हवा में इसको मिक्स करना होता है कि जब वो डिफ्यूज़ होके नीचे आए तो वो नुकसानदेह ना रहे। ये सारी चीज़ें एज ए मैकेनिकल इंजीनियर ये हमारी जिम्मेदारी होती हैं। और इसके साथ साथ ये मैं हमेशा पैसिव सिस्टम की बात करता रहा हूँ ओके। हमेशा। पैसिव सिस्टम से क्या मुराद है आपकी? देखिए, एक दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्टिव सिस्टम होता है और एक पैसिव सिस्टम होता है। एक्टिव सिस्टम में ये होता है कि फ़ैन, कंप्रेसर, मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स और इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए। जहाँ जहाँ तक पैसिव सिस्टम का ताल्लुक़ है, तो उसमें ये है कि बिल्डिंग मटीरियल्स की मदद से और विदाउट एनी इक्विपमेंट हम जो अपने टारगेट्स अचीव करते हैं, जिसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, और ये ग्रीन है ये, तो इसको हम पैसिव सिस्टम कहते हैं। तो पैसिव सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सोलर से, कि सन जो है ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसकी डायरेक्शन का जानना और बिल्डिंग की ओरिएंटेशन का जानना हमें बहुत ज़रूरी है। कि जैसे हम जानते हैं, बचपन से ही हमने पढ़ा है कि सन जो है ईस्ट से निकल के वेस्ट में गुरूब होता है,
और सन जो होता है वो साउथ की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है और नॉर्थ की तरफ कम होता है। तो इस वजह से अर्ली मॉर्निंग ईस्ट की तरफ सोलर रेडिएशन ज़्यादा होता है और उसके बाद जैसे जैसे 11 बजे का वक्त होता है ऑलमोस्ट सूरज अपनी पीक की तरफ पहुंच रहा होता है और 12 बजे 12 बज के 1-2 मिनट तक ये मैक्सिमम पीक पर पहुंचा हुआ होता है। फिर सबसे ज़्यादा रेडिएशन 1400 1450 वाट पर वाट के करीब आ रही होती है ज़मीन के ऊपर डायरेक्ट रेडिएशन। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो 2 बजे के बाद तक तो ये तकरीबन पीक पे रहता है, लेकिन फिर 3 बजे के करीब ये नीचे आना शुरू होता है, तो फिर ये वेस्ट की तरफ तो साउथ इस वेस्ट की तरफ रेडिएशन बढ़ने तो लगता है। खुर्शीद साहब, इस सूरज की डायरेक्शन की वजह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? और इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सूरज के रुख को ख़्याल रखने की वजह से क्या सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स हम हासिल कर सकते हैं? लेकिन चीज़ ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है? पाकिस्तान में पाकिस्तान एक गर्म मुल्क है। इसमें मोस्टली अलावा नॉर्दर्न एरियाज़ के जो मोस्टली जो रीजन है वो 30-30+ डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर रीजन है। तो इसमें मैं हमेशा रिकमेंड यही करता हूँ कि साउथ साइड में हम कम से कम ग्लेज़ यूज़ करें, या अगर हम ग्लेज़ यूज़ कर रहे हैं बिल्डिंग में तो वो उसमें रिफ्लेक्टिव ग्लेजिंग हम यूज़ करें ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन को रिपेल कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके और कम से कम हीट एनर्जी है वो अंदर आ रही हो। बात बोली, इस डिस्कशन को क्लोज़ करने के लिए मैं आपसे आखिरी बात ये करना चाहूँगा कि हमें ये बताइए, बीइंग एन इंडिविजुअल, के कंटेम्परेरी एस्पेक्ट सस्टेनेबिलिटी के बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन और एचवीसी के अंदर क्या है, जिनको अगर हम इनकॉर्पोरेट कर लें तो उसकी वजह से ज़्यादा हम एनर्जी एफिशिएंट हो जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स की तरफ जा सकें? उम, एक रिसर्च स्टडी पिछले दिनों में रिव्यू कर रहा था, तो उसमें ये था कि जो एनर्जी हम कंज़्यूम करते हैं, उसमें 60 टू 70% बिल्डिंग में यूज़ हो रही होती है ओके, और उस बिल्डिंग में जो एनर्जी कंज़्यूम होती है, उसका ऑलमोस्ट 50% एचवीएसी में यूज़ हो रहा होता है। ओके, दैट्स अ तो बिग अमाउंट। जी, तो ये तो 50% अब ये है कि बाद इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जहाँ मशीनें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, उसमें ये अमाउंट डिफरेंट भी हो सकता है। कि एवरेज बात करते हैं तो अराउंड 45 टू 50% एनर्जी बिल्डिंग में यूज़ होती है। तो एज़ अ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हमें क्लाइंट को रिकमेंड करना चाहिए कि एक तो ये कि जब हम वॉल्स वगैरह की तरफ बात करते हैं, तो वॉल के अंदर इंसुलेशन की एक लेयर होनी चाहिए। और अगर हम आउटसाइड जो फसाड होता है बिल्डिंग का उसमें ग्लेज टाइल्स या इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ना सिर्फ ये बल्कि जो हमारी एक्सपोज सन जो छत के ऊपर है, अगर उसकी इंसुलेशन कर सकें तो ठीक है, नहीं तो और फाइनली उसके ऊपर हम छत के ऊपर हम बीएम इंसुलेशन यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा बिल्डिंग में जो एयर की जो मूवमेंट होती है वो हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि क्योंकि हम जिस रीजन में रहते हैं ये वेस्ट की तरफ से एयर आ रही होती है, तो बिल्डिंग को में इफेक्टिव वेंटिलेशन हो कि एक तरफ से बिल्डिंग में एयर आ रही हो और फिर दूसरी तरफ से एयर पूरी निकल जाए। हमारा ये बेसिक डिस्कशन, जिससे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट हासिल हो गया होगा कि कैसे बिल्डिंग के अंदर हम एयर वेंटिलेशन को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपनी कंजम्पशन को कम कर सकते हैं और कैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे आइडियाज़ हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं और कंजम्पशन पैटर्न्स को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।